हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट जंग पर पीएम मोदी का संसद में बयान ने बताया भारत पर कितना असर और तैयारी क्या है। राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला, कहा ट्रंप के कंट्रोल में है पीएम मोदी। 25 मिनट का भाषण दिया लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक ही शब्द तक नहीं बोला। पीएम मोदी के संसद संबोधन पर बरसे जयराम रमेश, बोले ये आत्म प्रशंसा और कायरता से भरा भाषण था। ईरान के सामने ट्रंप ने टेके घुटने, ट्रंप ने किया ऐलान, कहा ईरान के पावर प्लांट पर 5 दिन तक नहीं करेंगे कोई हमला। ईरान बोला डर से पीछे हटा अमेरिका। मथुरा में पुलिस पर हमला, दंगा कराने की हिंदूवादी संगठनों ने की कोशिश, पुलिस का एक्शन हुआ शुरू। फरसा वाले बाबा की मौत के बाद दंगा और हिंसा करने वाले गौरक्षक दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, डॉक्टर प्रकाश सिंह समेत 20 हिंदूवादी गुंडे गिरफ्तार। 80 की पहचान, योगी सरकार अब सभी इन्हीं हिंदूवादी गुंडों को भेजेगी जेल। असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की अंतिम सूची की जारी, जाने कहां से कांग्रेस ने किसे दिया टिकट। बसपा को लगा बड़ा झटका, दिग्गज मुस्लिम चेहरा और पैनलिस्ट एमएच खान सपा में हुए शामिल। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शामिल राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला, का ट्रंप के कंट्रोल में है मोदी। 25 मिनट का भाषण दिया लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुजरात के बड़ौदा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी, मोदी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी का मतलब है हिंदुस्तान के असली मालिक, यहाँ की जल जंगल जमीन आपकी है। लेकिन आरएसएस बीजेपी एक नया शब्द लेकर आई है, वनवासी, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ जंगल में रहते हैं, जल जंगल जमीन के मालिक नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी के लोग बिरसा मुंडा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन वो उन्हीं विचारों पर हमला करते हैं जिनके लिए बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। जब बीजेपी आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीनती है तो वह सिर्फ बिरसा मुंडा जी के ही नहीं, संविधान पर भी हमला करती है। आज देश में विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती है और मुआवजा भी नहीं दिया जाता। इस सरकार के हिसाब से आदिवासियों के कोई अधिकार ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं, बीजेपी आरएसएस के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करते थे जिसमें आदिवासियों, दलितों और पिछड़े को रिजर्वेशन मिला करता था, लेकिन अब बीजेपी सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन कर रही, जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों को ही जगह मिल रही है। राहुल गांधी ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अभी 25 मिनट का भाषण दिया लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। नरेंद्र मोदी 100% ट्रंप के कंट्रोल में हैं। ट्रंप के सामने नरेंद्र चूं तक नहीं कर सकते। इसके 2 कारण, पहला एप्स्टीन फाइल्स और दूसरा अडानी का मामला। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कहा आप जो हुक्म करेंगे हम वही करेंगे, हम आपसे पूछे बिना किसी से तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील कर भारत का कृषि सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया। हमारे यहाँ छोटे खेत होते हैं, वहीं अमेरिका में हजारों एकड़ के बड़े खेत होते हैं। हमारे यहाँ लोग हाथ से काम करते और वहाँ बड़ी मशीनों से काम होता है। अगर अमेरिका का माल भारत आने लगा तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। हमें मिलकर संविधान की रक्षा करनी है। संविधान की रक्षा में ही हिंदुस्तान के आदिवासियों, गरीबों, मजदूरों की रक्षा है। अगर संविधान खत्म हो गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अडानी है। नरेंद्र मोदी ने देश भर के पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट कंपनी, सोलर प्लांट, विंड पावर और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी को सौंप दिया। अमेरिका में अडानी पर जो केस है, दरअसल वो नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए है। अमेरिका का नरेंद्र मोदी को सीधा मैसेज है कि ज़्यादा
ऊट पटांग हरकत की तो समझना ट्रंप ने साफ कहा है कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर ख़त्म कर सकता हूं। यानी कि बड़ा हमला गुजरात पहुंचकर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला है। इसी के साथ चलिए ईरान के सामने अमेरिका ने टेके घुटने, ट्रंप ने किया ऐलान, कहा 5 दिन तक पावर प्लांट पर नहीं करेंगे हमला। दरअसल आपको बता दें आखिरकार ईरान के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घुटने टेक दिए। दरअसल आपको बता दें ट्रंप ने ऐलान करते हुए दावा किया है कि ईरान से बातचीत जारी है, जिसे देखते हुए अमेरिका अगले 5 दिन तक उसके ऊर्जा संयंत्रों पर कोई हमला नहीं करेगा। वहीं ईरान ने किसी भी बातचीत से इनकार करते हुए कहा है कि हमने अमेरिकी राष्ट्रपति को चेतावनी दी थी, जिसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति पीछे हटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका की ईरान के साथ सकारात्मक और उत्पादक बातचीत हुई है, जिसके बाद वह मिलिट्री को ईरानी पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचों के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले को टालने का आदेश देंगे। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों के बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को पूरी तरह खत्म करने को लेकर गंभीर बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के साथ पिछले 2 दिनों में बेहद सकारात्मक और उत्पादक बातचीत हुई, जिसका मकसद मध्य पूर्व में जारी टकराव का पूर्ण समाधान निकालना है। चर्चाओं का ये दौर पूरे हफ्ते जारी रहेगा। दोनों देशों के बीच गहन और विस्तृत चर्चाओं के सकारात्मक रवैये को देखते हुए मैंने अमेरिकी रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे पर सभी सैन्य हमलों को फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि 48 घंटे के भीतर अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला तो हम 48 घंटे के बाद ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और पावर प्लांटों पर हमला करेंगे। लेकिन अब अपने बयान से ही ट्रंप पलट गया है और कह रहा है कि ईरान और हमारे बीच बातचीत हो रही है, इस कारण मैं 5 दिन तक अब ईरान पर हमला नहीं करूंगा। और ईरान ने अब साफ कह दिया है कि अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमने अमेरिका को धमकी दी थी, इसके कारण अब ट्रंप डर के मारे पीछे हटा है। इसी के साथ चलिए पढ़ी मन कैलकुलेशन, असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अंतिम सूची की जारी। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनावों के लिए 7 उम्मीदवारों की 5वीं और अंतिम सूची जारी की। कांग्रेस ने इसी के साथ 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए अपने 101 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केशु वेणुगोपाल ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवारों की अंतिम सूची के मुताबिक गोसाईगांव सीट से जोसेफ हस्ता को, डोटमा सीट से बिरखांग बोरा को, बिजनी से रजत कांति शाह और बेर गांव सीट से आंचुला गबारा दायमारी को प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी ने नारायण अधिकारी को माचबत से, निर्मल लंगथासा को हाफलौंग से और अमर चंद जैन को कटीगोरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को 7 उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट की, जिसमें एक मौजूदा विधायक का टिकट काटा गया था और उसके नेतृत्व वाले गठबंधन में सहयोगी रायजोर दल के लिए 11 सीटें छोड़ी गई हैं। राज्य में कांग्रेस नीति गठबंधन में 6 दल हैं, उसमें 15 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। असम विधानसभा चुनाव की 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 4 मई को आने हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होने की संभावना है। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल बसपा को लगा बड़ा झटका, दिग्गज मुस्लिम चेहरे और पैनलिस्ट एमएच खान सपा में हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी धारदार बयानबाजी और टीवी बहसों के लिए पहचाने जाने वाले बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एमएच खान ने पाला बदल लिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में मुलाकात की और आधिकारिक रूप से सपा की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर एमएच खान सपा में जाना भाजपा के लिए एक बेहद बड़ा नुकसान माना जा रहा है। विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिशों में जुटी बसपा के लिए बड़ा झटका कहा जा रहा है। डॉक्टर एमएच खान लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। मायावती के भरोसेमंद
सिर्फ सलाहकारों में गिने जाने वाले खान टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट्स में बसपा का पक्ष पूरी मजबूती और तर्कता के साथ रखते थे। जब भी पार्टी किसी संकट में होती या विपक्ष के हमलों का सामना कर रही होती, डॉक्टर एमएच खान मीडिया के सामने ढाल बनकर खड़े नजर आते। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव ने डॉक्टर एमएच खान का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। सपा सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव मुस्लिम नेतृत्व को पार्टी में और अधिक प्रभावी भूमिका देना चाहते हैं। डॉक्टर एमएच खान जैसे अनुभवी नेता के आने से पार्टी को बौद्धिक और रणनीतिक स्तर पर मजबूती मिलेगी। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर एमएच खान को जल्दी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वे अब सपा के आधिकारिक पैनलिस्ट के तौर पर टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रख भी सकते हैं और ये जिम्मेदारी अखिलेश उनको दे सकते हैं।